के केयर क्लास पे आपका स्वागत है। तो आज हम करेंगे 9वीं क्लास के साइंस हमारे आसपास के पदार्थ, जो सभी एग्ज़ाम 9th के लिए और अन्य कंपटीशन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। ग्रुप डी हो गया, बीपीएससी टीआरई 4, जितना कंपटीशन का एग्ज़ाम है उसके लिए एनसीईआरटी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए, ध्यान दीजिए। पदार्थ के भौतिक स्वरूप। तो पदार्थ के कण क्या होते हैं? कणों से मिलकर बनते हैं। तो क्या होते हैं? पदार्थ के कण से मिलकर, पदार्थ के कणों से मिलकर बना होता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, पानी में जल मिलाया जाता है तो नमक क्या हो जाता है? घुल जाता है। जब हम जल में नमक घोलते हैं तो नमक क्या हो जाता है? कणों के बीच रिक्त स्थान क्या हो जाता है? समावेशित हो जाता है, जिससे पता क्या चलता है कि पदार्थों के बीच क्या होता है? कण होता है। क्या होते हैं? कण होते हैं, छोटे छोटे विभाजित होते हैं। अब यहाँ देखिए, पदार्थों के कण कितने छोटे होते थे। तो देखिए, पदार्थ के कण क्या होते हैं? अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। क्या होते हैं? पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं। पदार्थों के कणों के बीच अभिलक्षण गुण क्या है? पदार्थों के कणों के बीच क्या होता है? रिक्त स्थान होता है। तो यहाँ पर देखिए, पदार्थों के कण क्या होता है? रिक्त स्थान हो जाता है। जैसे देखिए, नमक, शर्करा, डेटॉल या पोटेशियम परमैंगनेट के कण समान रूप से पानी में वितरित हो जाता है। तो समान रूप से माने वितरित हो जाता है। तो इससे क्या पता चलता है? पदार्थों के कणों के बीच क्या होता है? रिक्त का स्थान होता है। जैसे देखिए, जब हम चाय, कॉफ़ी, नींबू, पानी पदार्थ एक दूसरे को पदार्थों के कण के रिक्त स्थान में समावेशित हो जाता है। इसे यह दर्शाता है कि पदार्थों के कण के बीच क्या होता है? रिक्त स्थान पर्याप्त होता है। पदार्थों के कण क्या होते हैं? हमेशा निरंतर क्या होते हैं? गतिशील होते हैं। क्या होते हैं? हमेशा गतिशील होते हैं। देखिए, जैसे अपनी कक्षा के किसी कोने में एक बुझी हुई अगरबत्ती रख देते हैं तो इसकी सुगंध लेने के लिए उसके समीप जाना पड़ता है, लेकिन अगरबत्ती को क्या करते हैं? जला देते हैं तो उसका सुगंध हमारे पास आ जाता है। दूर से ही उसकी सुगंध पहुंचने लगाता है। तो इससे क्या पता चलता है कि पदार्थों के बीच क्या होता है? गतिशील करते हैं। पदार्थ के कण क्या करते हैं? गतिशील करते हैं। यहाँ पर देखिए, पदार्थों के कण निरंतर क्या होते हैं? गतिशील होते हैं, अर्थात उनमें गतिज ऊर्जा होती है। क्या होती है? गतिज ऊर्जा होती है। तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा हो जाती है तेज। क्या हो जाती है? गति तेज हो जाती है, जिससे हम कह सकते हैं तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। क्या होती है? बढ़ जाती है। पदार्थ के कण निरंतर हमेशा क्या होता है? गतिशील होता है। और उनमें कौन सी ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा। ताप बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है? तेज होती है। इससे हम कह सकते हैं तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ये तीनों क्रियाकलापों से हम देख सकते हैं पदार्थ के कण हम अपने आप से एक दूसरे के साथ अंतः मिश्रित होते हैं। ऐसा कण रिक्त स्थान समावेश के कारण होता है। दो भिन्न भिन्न पदार्थों के कण क्या होते हैं? स्वतः मिलना ही विसरण कहलाता है। जब देखिए, दो पदार्थ क्या होता है? खुद ही स्वयं मिल जाता है तो उसको क्या कहेंगे? विसरण कहेंगे। क्या कहेंगे? तो विसरण। हमें यह पता चलता है कि गर्म करने पर विसरण तेज हो जाता है। जब किसी पदार्थ को जब गर्म करेंगे तो उसका विसरण क्या हो जाएगा? तेज हो जाएगा। तो एग्जाम में पूछ देगा, किसी पदार्थ को गर्म करने पर विसरण क्या होगा? तेज हो जाएगा। और किसी पदार्थ को गर्म करने पर उसका गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव होता है? गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा? तेज हो जाएगा। पदार्थ के कण क्या होते हैं? निरंतर क्या होते हैं? गतिशील होते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है? पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं, जिसके कारण उसके बीच में कौन सा बल लगता है? अंतरा आणविक बल लगता है। जैसे देखिए, इस खेल के मैदान में आगे बताए गए ढंग से 4 समूह बनाकर मानव श्रृंखला बनाए और इस समूह ईद मिस नर्तकों की तरह एक दूसरे के पीछे कसकर पकड़ ले दिए थे। जिसके ये जो खेल खेला है इसके बीच क्या है? अंतराअणुक बल को दर्शा रहा है। समूह एक दूसरे का हाथ पकड़कर मानव श्रृंखला बना रहा है। तीसरा समूह केवल उंगली से सिरे छूकर। अब चौथा समूह उपवर्णित तीनों मानव श्रृंखला तोड़कर छोटे समूह में बनने का प्रयास कर रहा है। किसी समूह को तोड़ना आसान था, और क्यों? ये प्रत्येक विद्यार्थी को एक दूसरे के कण और एक दूसरे के कणों के एक दूसरे के सबसे अधिक बल पकड़ रखा था। लोहे की कील, एक चौक का टुकड़ा और रबर बैंड ले इस पर हथौड़ा मारकर, काटकर, खींचकर भंगुर करने का प्रयास करें। इन तीनों में किसके कण अधिक बल से एक दूसरे से जुड़े होते हैं? ये प्रयोग करने के लिए क्रियाकलाप है। अब आगे देखिए, क्रियाकलाप में एक थाली में जल लेकर उसे उंगली से काटने का प्रयास करें। क्या जल सतही कटती है?
उपयुक्त तीनों क्रियाकलाप से यह पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है, एक बल कार्य करता है। ये तीनों क्रियाकलाप से क्या पता चलता है, पदार्थों के कणों के बीच क्या करता है, एक बल कार्य करता है। यह बल कणों के एक साथ बांधे रखता है। इसे आकर्षण बल के समर्थ प्रत्येक पदार्थ अलग अलग होता है। इन तीनों पेंसिलों को घुमाकर खरोंचा जाए। अब यहाँ पर देखिए पदार्थ की अवस्था। अब क्या पढ़ेंगे, पदार्थ की अवस्था। अपने आसपास पदार्थों को ध्यान से देखें, ये कितने प्रकार के होते हैं। हम पदार्थों को अपने तीन रूप में देखते हैं, ठोस, द्रव और गैस। पदार्थ की ये अवस्था कणों को विभिन्न विविधताओं के कारण होता है। अब हम पदार्थों की तीन अवस्था के गुणों को विस्तार रूप से अध्ययन करेंगे। ठोस अवस्था क्या है, ठोस अवस्था निम्नलिखित वस्तुओं को एकत्रित करें, पेन, किताब, सुई और लकड़ी, छड़। यहाँ पर देखिए उपरोक्त सभी उदाहरण ठोस के हैं। हम देख पाते हैं कि इन सभी निश्चित आकार और स्पष्ट सीमाएं होती है। तो ठोस में क्या होता है, निश्चित आकार और स्पष्ट सीमा होता है तथा स्थिर आयतन यानी नगण्य संपीड्यता होती है। बाह्य बल लगाने पर भी ठोस अपने आकार को बनाए रखता है। तो ठोस पूछ देगा कि कौन से वस्तु बाह्य बल लगाने पर भी अपने आकार को बनाए रखता है। तो ठोस। बल लगाने पर ठोस टूट सकता है लेकिन क्या हो, इनका आकार नहीं बदलता है, इसलिए यह दृढ़ होता है। निम्नलिखित पर विचार करिए। रबर बैंड को क्या माना जाएगा, यह खींचकर इसका आकार बदला जा सकता है, क्या यह ठोस है। विभिन्न आकार के बर्तन में रखने पर चीनी और नमक इन्हीं बर्तनों के आकार ले लेती है, ठोस है। स्पंज क्या है, यह ठोस है लेकिन फिर भी इसका संपीड़न संभव है क्योंकि यह सभी ठोस है। क्योंकि यहाँ देखिए बाह्य बल लगाए जाने पर रबर बैंड का आकार बदलता है और बल हटा लेने पर वह पुनः मूल आकार में आ जाता है। अत्यधिक बल लगाने पर यह टूट जाता है। चाहे हम शर्करा या नमक को अपने हाथ में या किसी प्लेट में जार में रखें, इनके क्रिस्टलों के आकार नहीं बदलते हैं। इनके क्रिस्टलों का आकार क्या होता है, नहीं बदलता है। स्पंज में बहुत छोटे छिद्र होते हैं जिसमें वायु का समावेश होता है। जब हम इसे दबाते हैं तो यह वायु का बाहर निकलता है जिससे इसका संपीड़न संभव होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, द्रव अवस्था। कौन सा अवस्था है, द्रव अवस्था। तो देखिए द्रव अवस्था क्रियाकलाप यहाँ बताया गया। जैसे देखिए जल, खाना पकाने का तेल, दूध, जूस, शीतल पेय, ये सब क्या है, द्रव है। विभिन्न आकार के बर्तन। प्रयोगशाला के एक मापक सिलेंडर की सहायता से इन बर्तन में 50 ml पर निशाने लगा दें। इन द्रवों को फर्श पर डालने पर क्या होगा, किसी द्रव का 50 ml माप कर विभिन्न बर्तनों में क्रमशः एक एक करके डालें। क्या एक प्रत्येक बर्तन का आयतन एक समान है, क्या द्रव का आकार एक समान है। द्रव को एक बर्तन से दूसरे बर्तन पर उड़ेलने पर क्या आसानी से बहता है। परीक्षण से हमें यह पाते हैं कि द्रव का आकार नहीं लेकिन आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। तो द्रव का आकार नहीं होता है लेकिन आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। जिस बर्तन में उन्हें रखा जाए उसी आकार ले लेते हैं। द्रवों में बहाव होता है, द्रवों में क्या होता है, बहाव होता है, इनका आकार बदलता है। तो द्रवों का आकार नहीं होता है लेकिन उसका आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। जिस बर्तन में रखते हैं उसी आकार को ले लेता है। दर्पण में बहाव, द्रवों में क्या होता है, बहाव होता है, इसका आकार बदलता है, इसलिए दृढ़ नहीं लेकिन तरल होते हैं। द्रव क्या होते हैं, दृढ़ नहीं होते लेकिन क्या होते हैं, तरल होते हैं। अब देखिए इसके संदर्भ में हमने देखा कि ठोस और क्या है, यहाँ पर देखिए कह रहा है ठोस और द्रव विसरण द्रवों में संभव है। ठोस और द्रव का विसरण द्रवों में संभव है। वातावरण में गैस विसरित होकर जल में घुल जाती है। किस में घुल जाती है, गैस विसरित होकर किस में घुल जाती है, तो जल में घुल जाती है। ये गैसें विशेषतः ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड जलीय जंतु और पौधों के लिए क्या होती है, अनिवार्य होती है। सभी जीवधारी अपने जीव निर्वाह के लिए श्वास लेते हैं। जलीय जंतु जल में घुली होती है ऑक्सीजन के कारण श्वास लेते हैं। इस तरह हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि द्रव में ठोस और द्रव गैस तीनों विसरण संभव है। ठोस की अपेक्षा द्रवों में विसरण की दर अधिक होती है। ठोस की अपेक्षा क्या होता है, ठोस की अपेक्षा द्रवों में विसरण की दर क्या होता है, तेज होता है। ठोस की अपेक्षा द्रवों में विसरण की दर क्या होता है, अधिक होता है। इसलिए क्योंकि द्रव अवस्थाएं पदार्थों के कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं। क्योंकि द्रव अवस्थाएं पदार्थ के कण क्या होते हैं, स्वतंत्र रूप से गति करते हैं। और ठोस की अपेक्षा द्रव के कण में क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। ठोस की अपेक्षा द्रव के कणों में क्या होता है, रिक्त स्थान अधिक होता है।
तो कोई पूछ देगा कि ठोस की अपेक्षा द्रव के कणों में रिक्त स्थान क्या होता है, अधिक या कम, तो क्या होगा, अधिक होगा। क्या होगा, अधिक होगा। अब देखिए पढ़ेंगे गैसीय अवस्था क्या है, गैसीय अवस्था। तो देखिए गैसीय अवस्था क्या है। आपने कभी उस गुब्बारे वाले पर ध्यान दिया होगा जो गैस के एक सिलेंडर, क्या है, गैस का एक सिलेंडर में बहुत सारे गुब्बारे हवा में सिलेंडर में कितने गुब्बारे होते हैं, उससे पूछे सिलेंडर में कौन सी गैस है। जैसे देखिए 100 ml में 3 सिरिंज ले और एक उनके सिरे पर रबर के कॉर्क को बंद कर दे। सभी सिरिंज को पिस्टन हटा ले। पहले सिरिंज में हवा रहने दे, दूसरी में जल और तीसरी में चौक के टुकड़े भर दे। पिस्टन वापस से सिरिंज में लगाए। सिरिंज के पिस्टन की गतिशील आसान करने के लिए अब उस पर थोड़ी वैसलीन लगा दे। अब पिस्टन को सिरिंज में डालकर संपीड़ित करने की कोशिश करें। देखिए यहाँ पर दर्शाया गया है, देखिए पिस्टन है और ये गैस है और रबर कॉर्क। आपने देखा कि इस स्थिति में पिस्टन आसानी से अंदर चला गया और इस परीक्षण से हमें क्या अनुमान लगा। तो देखिए क्या कर रहा है, हमने देखा कि ठोसों एवं द्रवों की तुलना में गैस में क्या होता है, कंप्रेशन, संपीड़ितता क्या होता है, काफ़ी अधिक होती है। तो ठोस और द्रवों की तुलना में गैसों में क्या होता है, संपीड़ितता। संपीड़ितता क्या होता है, काफ़ी अधिक होता है। हमारे घरों में खाना बनाने में उपयोग किए जाने वाली द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी क्या होता है, एलपीजी। एलपीजी अस्पतालों में दिए जाने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर में संपीड़ित गैस होती है। कौन सी होती है, संपीड़ित गैस होती है। आजकल वाहनों में ईंधन के रूप में संपीड़ित गैस सीएनजी का उपयोग करते हैं। संपीड़ित काफ़ी अधिक होने के कारण गैस अत्यधिक कम एक आयतन वाले सिलेंडर में संपीड़ित किया जा सकता है। आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान भेजा जा सकता है। हमारी नाक तक पहुँचने वाली गंध से बिना रसोई में प्रवेश हम जान सकते हैं क्या पकाया जा रहा है। यह गंध हम कैसे पहुँचता है, खाने की गंध वायु में मिल जाता है और रसोई से फैलकर हमें तक पहुँचता है। यह गंध के कण और दूर भी जा सकते हैं। पके हुए हम खाने की महक हमारे आसपास तक कुछ ही क्षण में पहुँचता है। इसकी तुलना ठोस के द्रवों विषण से करें। कणों की तेज गति और अत्यधिक रिक्त स्थान के कारण अन्य गैसों का विषण बहुत तीव्र से होता है। क्या होता है, तो देखिए कणों का तेज गति और अत्यधिक रिक्त स्थान होने के कारण गैसों का कण अन्य गैसों में विषण क्या होता है, बहुत ही तीव्र होता है। क्या होता है, बहुत ही तीव्र होता है। अब यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है, गैस अवस्था में कणों की गति अनियमित होती है। क्या होती है, गैस अवस्था में कणों क्या होती है, अनियमित होती है। तो गैस अवस्था में कणों की गति क्या होती है, अनियमित होती है। गैस और अत्यधिक तीव्र होती है। अनियमित गति के कारण ये कण आपस में बर्तन और दीवारों से टकराते हैं। बर्तन की दीवार पर गैसों के कणों द्वारा प्रति इकाई क्षेत्र पर लगने के कारण गैस का दबाव बनता है। तो अब यहाँ पर देखिए कह रहा है किसी तत्व का द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं। घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन होता है। द्रव्यमान बटे आयतन होता है। कहता है बढ़ते हुए घनत्व के क्रम में निम्नलिखित को व्यवस्थित कीजिए। बढ़ते क्रम में घनत्व में, तो देखिए सबसे ज़्यादा घनत्व किस में होगा, लोहा में होगा। किस में होगा, लोहा में। उसके बाद किस में होगा, चौक में होगा, रुई में होगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद चिमनी का धुआं होगा, शहद हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, जल में। अब यहाँ पर देखिए क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है। अपने परीक्षण से हम जानते हैं कि जल की अवस्था 3 अवस्था में रह सकता है। कितने अवस्था में, 3 अवस्था में रख सकता है। जैसे देखिए जल कौन कौन रूप होता है, ठोस में जैसे हो गया बर्फ, द्रव में जल और गैस में जल का रूप है जल वाष्प। अवस्था बदलने के द्वारा पदार्थ के अंदर क्या होता है, तो अवस्था परिवर्तन से पदार्थों के कणों को क्या प्रभाव पड़ता है, यह हम इन प्रश्नों का उत्तर खोजना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए जब एक बीकर में 150 ग्राम बर्फ का टुकड़ा ले और प्रश्न प्रयोगशाला में प्रयुक्त थर्मामीटर में बर्फ का कुछ छू रहा है।
आंच पर बीकर को गर्म करना शुरू करें। जब बर्फ पिघलने लगे तो तापमान नोट कर ले। जब संपूर्ण जल परिवर्तित हो जाए तो पुनः ताप नोट करें। ठोस से द्रव अवस्था में होने वाले परिवर्तन को परीक्षण नोट करें। जब एक बीकर में एक कांच की छत डालें तो हिलाते हुए गर्म करें। जब डालने उबालने लगता थर्मामीटर का माप बराबर नजर रखें। जब तक अधिकतर जलवाष्प बन जाए। जल के द्रव अवस्था में से गैसीय अवस्था में परिवर्तन को परीक्षण नोट करें। ठोस के तापमान को बढ़ाने से उस पर उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। ठोस के तापमान को बढ़ाने पर उसके कणों की गतिज ऊर्जा क्या होती है? बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने के कारण अधिक तेजी से कंपन करने लगती है। ऊष्मा के द्वारा प्रदत्त की गई ऊर्जा के कणों के बीच आकर्षण बल को पार कर देती है। इस कारण कण अपने नियत स्थान को छोड़कर अधिक स्वतंत्र होकर गति करने लगते हैं। एक अवस्था आती है जब ठोस पिघलकर द्रव में क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाती है। अब देखिए क्या करें, जिस न्यूनतम ताप पर ठोस पिघलकर द्रव में बन जाता है उसे गलनांक कहते हैं। गलनांक कहते हैं तो न्यूनतम ताप पर जिस न्यूनतम ताप पर ठोस क्या होता है? पिघलकर द्रव बन जाता है उसे क्या कहेंगे? गलनांक कहते हैं। किसी ठोस का गलनांक उसके कणों के बीच के आकर्षण बल के सामर्थ्य को दर्शाता है। किसी ठोस का गलनांक उसके कणों के बीच के आकर्षण बल के किसको दर्शाता है? तो सामर्थ्य को दर्शाता है। बर्फ का गलनांक कितना होता है? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, बर्फ का गलनांक क्या होता है? 273.15 केल्विन होता है। केल्विन में कितना होता है? तो ठोस का बर्फ का गलनांक 273.15 केल्विन होता है। गलने की प्रक्रिया यानी ठोस को द्रव अवस्था में परिवर्तन संगलन कहलाता है। तो देखिए संगलन क्या है? तो गलने की प्रक्रिया यानी ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन को संगलन कहते हैं। क्या कहते हैं? संगलन कहते हैं। तो जो बर्फ का गलनांक कितना होता है? 273.15 केल्विन होता है। तो देखिए न्यूनतम ताप पर ठोस पिघल कर द्रव बन जाता है उसे गलनांक कहते हैं। किसी ठोस का गलनांक उसके कणों के बीच आकर्षण बल के क्या होता है? सामर्थ्य को दर्शाता है। अब यहाँ पर नोट में देखिए तापमान के अंतर्राष्ट्रीय मात्रक क्या है? केल्विन है। 0 डिग्री सी बराबर क्या तो होता है? 0 डिग्री सी पर कितना केल्विन? 273.15 केल्विन होता है। क्या होता है? केल्विन। सुविधा के लिए 0 डिग्री सी बराबर 273 केल्विन मानते हैं। तापमान और मापने केल्विन सेल्सियस में बदलने के लिए क्या करते हैं? 273 से घटाया जाना चाहिए और सेल्सियस से केल्विन में बदलने के लिए तापमान को जब सेल्सियस से क्या है? केल्विन में बदलते हुए तापमान को क्या 273 जोड़ देना चाहिए। सेल्सियस से केल्विन में बदलने के लिए तापमान को 273 जोड़ देना चाहिए। क्या जोड़ देना चाहिए? 273 जोड़ देना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि देखिए किसी ठोस के गलने की प्रक्रिया को तापमान समान रहता है, ऐसे में उसमें ऊर्जा कहाँ जाती है? गलने की प्रक्रिया के दौरान आपने ध्यान दिया होगा कि गलनांक पर पहुंचने के बाद जब तक संपूर्ण बर्फ पिघल नहीं जाती है तापमान नहीं बदलता है। बीकर को ऊष्मा प्रदान करने के बावजूद ऐसा ही होता है। कणों के पारस्परिक आकर्षण बल को वशीभूत करके पदार्थ की अवस्था बदलने में ऊष्मा का उपयोग होता है। चूँकि तापमान बिना किसी तरह की वृद्धि दर्शाए इस ऊष्मीय ऊर्जा को बर्फ अवशोषित कर लेती है। यह माना जाता है कि एक बीकर में ली गई सामग्री में छुई रहती है जिसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। गुप्त अभी छाया हुआ कि वायुमंडलीय दाब पर तो क्या हुआ देखिए यहाँ पर वायुमंडलीय दाब पर 1 केजी ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे संलग्न की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। या 0 डिग्री से 273 केल्विन पर जलों के कणों की ऊर्जा उसी तापमान पर बर्फ के कणों की ऊर्जा से अधिक होता है। जब हम जल में उसमें ऊर्जा देते हैं तो कणों की क्या होता है? अधिक तेज से गति करती है। यहाँ पर देखिए जब हम जल में ऊष्मा ऊर्जा देते हैं तो कण अधिक तेज से गति करती है। एक निश्चित तापमान पर पहुंचकर इतने में इतनी ऊर्जा आती है कि वे परस्पर आकर्षण बल को तोड़कर स्वतंत्र हो जाती है। इस तापमान पर गैस में बदलना शुरू हो जाता है। वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है इसे क्वथनांक कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है? वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव क्या होता है? उबलने लगता है इसको क्वथनांक कहते हैं। क्वथनांक स्पष्ट गुण द्रव के सभी कणों की इतनी ऊर्जा मिलती है कि वे वाष्प में बदल जाते हैं। जल के लिए तापमान क्या होता है? 373 केल्विन होता है। 100 डिग्री सी
में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 373 केल्विन होगा। क्या आप वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा को परिभाषित कर सकते हैं? उसी तरह परिभाषित करिए जैसे कि संगलन की गुप्त प्रसुप्त ऊष्मा को परिभाषित किया जाता है 373 यानी 373 केल्विन यानी 100 डिग्री सी तापमान पर भाप अर्थात वाष्प के कणों को उसी ताप पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है, इसलिए क्योंकि भाप के कणों को वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में अधिक ऊष्मा अवशोषित करती है। तो यहाँ क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पर यही कह रहा है कि तो देखिए यहाँ कह रहा है कणों में उसी तापमान पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है, इसलिए क्योंकि भाप के कणों को वाष्पीकरण गुप्त ऊष्मा के रूप में अतिरिक्त ऊष्मा अवशोषित करते हैं। जैसे देखिए ठोस अवस्था जब ऊष्मा देते हैं तो किस में बदल जाता है, द्रव अवस्था में। जब ऊष्मा देते हैं द्रव को तो यह किस में, गैसीय अवस्था। गैस अवस्था को जब ठंडा करेंगे तो द्रव अवस्था, द्रव को जब शीतलता प्रदान करेंगे तो किस में बदल जाएगा, ठोस को। अतः हम कह सकते हैं कि तापमान बदलकर हम पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल सकते हैं। हमने सीखा कि गर्म करने पर पदार्थ की अवस्था बदल जाती है, गर्म करने पर यह ठोस से द्रव और द्रव से गैस में बदल जाती है। लेकिन कुछ ऐसा पदार्थ है जो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे किस में वापस लौट जाती है, ठोस में बदल जाती है। तो जैसे में यहाँ पर देखिए इसको क्या कहेंगे, ऊर्ध्वपात। जैसे देखिए थोड़ा कपूर लेकर इसके चूर्ण को चीनी के प्याले डाले, एक टिक्की पर डालटा इसके प्याले के ऊपर रखे, इसके ऊपर के रुई का टुकड़ा ले और दर्शाया गया, रुई का टुकड़ा ऊपर लिया गया और नीचे में बर्न यहाँ गर्म किया जाता है चीनी के प्याले ठोस कपूर। फिर यहाँ पर क्या होता है, वाष्प बनकर यहाँ पर रुक जाता है, उल्टा कीप में ठोस कपूर बन जाता है। ये कपूर का क्या होता है, ऊर्ध्वपातन होता है। क्या होता है, ऊर्ध्वपातन होता है। तो देखिए द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था में सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। गैस अवस्था ठोस बनने की प्रक्रिया को निक्षेपण कहते हैं। गैस से सीधे ठोस बनने की प्रक्रिया को कहते हैं निक्षेपण कहते हैं। द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो जैसे देखिए यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर यहाँ इस बर्नल में कपूर लिए, कपूर को जब गर्म करते हैं, क्या करते हैं, गर्म करते हैं तो वाष्प में बदले बिना सीधे क्या होता है, गैस में बदल जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, ऊर्ध्वपातन कहेंगे। क्या कहेंगे, ऊर्ध्वपातन कहेंगे। अब हम देखिए क्या पढ़ेंगे, देखिए दाब परिवर्तन के प्रभाव। हम जानते हैं कि घटक कणों के बीच की दूरी अंतर होने के कारण पदार्थों के विभिन्न अवस्थाओं में अंतर होता है। किसी सिलेंडर में भरी गैस पर दाब लगाने और संपीड़न करने पर क्या होगा, क्या इसके कणों के बीच की दूरी कम हो जाएगी? क्या आपको लगता है दाब बढ़ाने पर घटने से पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होता है? तो देखिए तो यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है, दाब को बढ़ने और ताप को घटने से गैस के दर में बदल सकती है। दाब के बढ़ने और ताप घटने, दाब बढ़ने और ताप बढ़ने दाब बढ़ने और तापमान घटने से गैस किस में बदल जाता है, तो द्रव में बदल जाता है। तो दाब के बढ़ने और तापमान के घटने से गैस किस में बदलता है, द्रव में बदलता है। ये जैसे देखिए आपने ठोस CO2 के बारे में सुना होगा, ये उच्च दाब पर संग्रहित किया जाता है। जब वायुमंडलीय ताप का एक एटमॉस्फेयर हो तो ठोस CO2 द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है। देखिए हो जाती है। यही कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं, ड्राई आइस या शुष्क बर्फ कहते हैं। ये एग्जाम में पूछ देगा कि शुष्क बर्फ किसे कहते हैं, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ या ड्राई आइस कहते हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि पदार्थ की अवस्था यानी ठोस, द्रव और गैस तापमान द्वारा तय होती है। द्रव देखिए द्रव से सीधे ठोस में बदलना क्या, संगलन। द्रव का जमना ठोस में, द्रव का वाष्पीकरण क्या होता है, गैस, संघनन। अब देखिए गैस का द्रव में बदलना क्या होगा, संघनन। द्रव का गैस में बदलना वाष्पीकरण। द्रव का ठोस का द्रव में बदलना संगलन। ठोस का द्रव में बदलना संगलन और द्रव का जमना ठोस।
हो गया। देखिए ठोस का उद्पातन हो, ठोस जब ठोस सीधे गैस में बदलता है, ठोस जब जब देखिए ठोस जब सीधे गैस में बदलता है तो ये क्या होता है, ऊर्ध्वपातन। क्या होता है, ऊर्ध्वपातन। गैस जब ठोस में बदलता है तो ये क्या होता है, निक्षेपण बनता है। क्या होता है, निक्षेपण होता है। तो देखिए दोस्तों, द्रव का वाष्पीकरण होता है तो गैस होता है, और गैस जब संघनन होता है तो द्रव में बदल जाता है। ठोस का उत्पादन होता है तो गैस का निक्षेपण ठोस, और ठोस का संगलन द्रव, ठोस का जमना बर्फ। अब यहाँ पर देखें वाष्पीकरण। वाष्पीकरण के बारे में पढ़ेंगे। पदार्थ की अवस्था बदलने के लिए क्या सदैव बदला जा सकता है? क्या इनके जीवन से आप कोई उदाहरण दे सकते हैं जिसमें बिना क्वथनांक पर पहुँचे या कोई द्रव अवस्था में बदल जाता है? जैसे देखिए जल को खुला छोड़ देने पर यह धीरे धीरे क्या हो जाता है, वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। तो देखिए गीला कपड़ा, यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है, गीला कपड़ा सूख जाते हैं। इन दोनों उदाहरण को जल में क्या होता है, हम जानते हैं कि पदार्थ के कण हमेशा क्या होता है, गतिशील होता है। पदार्थ के कण हमेशा क्या होता है, गतिशील होता है। कभी क्या होता है, रुकते नहीं है। एक निश्चित तापमान पर गैस, द्रव, ठोस के कणों में विभिन्न मात्राओं में गतिज ऊर्जा होती है। द्रवों में सतह पर स्थित कणों के कुछ अंशों में इतनी गतिज ऊर्जा होती है कि वे दूसरे कणों के आकर्षण बल से मुक्त हो जाते हैं। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तन होने की इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। तो देखिए क्या होता है, क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे, तो वाष्पीकरण कहते हैं। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। तो अब देखिए आप क्या पढ़ेंगे, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाला कारक। तो वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाला कारक कौन कौन सा है, तो यहाँ देखिए ध्यान से देखिएगा दोस्त। तो देखिए क्या कर रहा है, आपने ध्यान दिया होगा कि वाष्पीकरण की तेज निम्नलिखित के साथ बढ़ती है। देखिए जब देखिए सतह का क्षेत्र बढ़ने पर क्या, जब सतह का क्षेत्र क्या होगा, एरिया ज़्यादा होगा, तो हम जानते हैं कि वाष्पीकरण की सतही प्रक्रिया होती है। यदि सतह ज़्यादा रहेगा तो वाष्पीकरण क्या होगा, तेज होगा। सतही क्षेत्र बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। जैसे कि कपड़ा सुखाने के लिए हमें उन्हें फैला देते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, देखिए तापमान में वृद्धि बढ़ने पर अधिक कणों के पर्याप्त गतिज ऊर्जा मिलती है, जिससे वह वाष्पीकृत हो जाती है। तो जब तापमान में वृद्धि होने पर भी क्या होता है, अधिक कणों के पर्याप्त गतिज ऊर्जा मिलती है, जिससे वह वाष्पीकृत हो जाते हैं। अब देखिए आर्द्रता में कमी। जब देखिए वायु में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा आर्द्र कहते हैं। किसी निश्चित तापमान पर हमारे आसपास की वायु में एक निश्चित मात्रा ही जल वाष्प होता है। जब देखिए वायु में क्या होता है, जल की कण की मात्रा पहले से ही अधिक होगी तो वाष्पीकरण की दर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अतः वायु के गति में वृद्धि, हम जानते हैं कि तेज वायु में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। तो वायु के तेज होने से जल वाष्प के कण वायु के साथ उड़ जाते हैं, जिससे जल वाष्प का मात्रा क्या हो जाता है, घट जाता है। तो देखिए कौन कौन स्थिति पर वाष्पीकरण तेज होता है, जब सतह का क्षेत्रफल अधिक होगा, तापमान बढ़ने पर आर्द्रता कम रहेगा तो जल्दी सूखेगा, और वायु की गति में वृद्धि होने पर क्या होता है, वाष्पीकरण तेज होता है। अब दोस्त देखिए क्या कर रहा है, यहाँ पर देखिए समझिए, यहाँ पर कह रहा है वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है। तो देखिए खुले बर्तन में रखे द्रव में निरंतर वाष्पीकरण होता है। वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास से ऊर्जा अवशोषित कर लेता है। इस तरह आसपास से जो अवशोषित होने के कारण शीतलता हो जाती है। तो देखिए जब खुले हुए बर्तन में रखे द्रव में निरंतर क्या होता है, हमेशा क्या होता है, वाष्पीकरण होता है। वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को क्या करता है, वह पुनः क्या करता है, प्राप्त कर लेता है, और द्रव के कण अपने आसपास से ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है। इस तरह द्रव से पास ऊर्जा अवशोषित होने के कारण क्या होता है, शीतल हो जाती है। क्यों, क्या हो जाती है, शीतल, ठंडा हो जाती है। देखिए जब एसीटोन या नाखून के पॉलिश हटाने वाले द्रव को अपनी हथेली पर गिराते हैं तो क्या होता है, इसका कारण आपकी हथेली उसके आसपास से
ऊर्जा प्राप्त कर लेती है और वाष्पीकृत हो जाती है, जिससे हथेली पर शीतलता क्या होता है, महसूस होता है। अब देखिए, तेज धूप वाले गर्म दिनों के बाद लोग अपनी छत या खुले स्थान पर जल छिड़कते हैं, क्योंकि जल के वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा सतह को शीतलता क्या करती, प्रदान बनाती है। यह वाष्पीकरण के कारण शीतल होने का उदाहरण दे सकते हैं। गर्मियों में हम सूती कपड़े क्यों पहनना चाहिए? शारीरिक प्रक्रिया के कारण गर्मियों में हमें ज़्यादा पसीना आता है, जिससे हम शीतलता मिलता है। जैसे देखिए जैसा कि हम जानते हैं, वाष्पीकरण के दौरान द्रव की सतह के कारण कण हमारे शरीर आसपास से ऊर्जा प्राप्त करके वाष्प में बदल जाती है। वाष्पीकरण की प्रसुप्त ऊष्मा के बराबर उसमें ऊर्जा हमारे शरीर में वह अवशोषित हो जाता है, जिससे हमारे शरीर को क्या होता है, शीतल हो जाती है। चूँकि सूती कपड़ों के जल का अवशोषण अधिक होता है, इसलिए हमारा पसीना हमें अवशोषित होकर वायुमंडल में आसानी से वाष्पीकृत हो जाता है। अब देखिए, बर्फ जल से भरे गिलास में बाहरी सतह पर जल की बूंदों की क्यों नजर आती है? तो देखिए बर्फ जल से भरे गिलास को बाहरी सतह पर जल की बूंदें क्यों नजर आती है? तो देखिए, किसी बर्तन में हम बर्फ जल रखते हैं तो जल्दी ही बर्तन बाहरी सतह पर हमें जल की बूंदें नजर आने लगती हैं। वायु में उपस्थित जल वाष्प क्या होता है, उपस्थित जल वाष्प ऊर्जा को पानी के संपर्क में आकर कम हो जाती है और यह द्रव अवस्था में बदल जाता है, जो हमें जल की बूंदों के रूप में नज़र आता है। अब देखिए, सारांश है, इसको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है एग्ज़ाम के लिए। तो देखिए क्या कर रहा है, तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, द्रव सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। द्रव क्या होता है, सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है और हमारे आसपास द्रव 3 अवस्था में होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। ऐसे तो 5 अवस्था होता है, लेकिन मेनली कौन है, ठोस, द्रव और गैस। ठोस के कणों के आकर्षण बल सबसे अधिक होता है, गैस के कणों के सबसे कम होते हैं, द्रव के कणों में इन दोनों मध्यवर्ती होते हैं। ठोस कणों में ठोस को निहित करने वाले कणों के बीच रिक्त स्थान और गतिज ऊर्जा न्यूनतम होता है। गैसों के अधिकतम किंतु द्रवों के लिए मध्यम होता है। ठोसों के उनके कणों की व्यवस्था अत्यधिक तीव्र होता है। द्रवों के कणों पर एक दूसरे से फिसल और सक्रिय हो जाते हैं। गैसों में कोई क्रम नहीं होता है, कणों के अनियमित रूप से विचरण करते हैं। पदार्थ की अवस्था अतः परिवर्तन होता है। पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन ताप और दाब में परिवर्तन से किया जा सकता है। ऊर्ध्वपातन प्रक्रम में ठोस द्रव में परिवर्तित हुए बिना सीधे गैस में की अवस्था में बदल जाता है। अब देखिए, निक्षेपण प्रक्रम में गैसीय पदार्थ सीधे क्या होता है, ठोस में बदल जाता है। निक्षेपण में क्या होता है, गैसीय पदार्थ सीधे क्या हो जाता है, ठोस में बदल जाता है। क्वथनांक की स्पष्ट परिघटना, जिसमें कण द्रव अवस्था से वाष्प में बदल जाता है। क्वथनांक की समष्टि परिघटना, जिसमें समष्टि के कण द्रव अवस्था से वाष्प में बदल जाता है। वाष्पीकरण की सतह परिघटना, सतह के कण पर्याप्त ऊर्जा ग्रहण कर उनके बीच परस्पर आकर्षण बल को पार कर लेते हैं और द्रव वाष्प में अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। अब देखिए, वाष्पीकरण की गति को निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। तो देखिए, वाष्पीकरण की गति किस पर निर्भर करेगा, निम्न कारकों पर, जैसे सतही क्षेत्रफल, किस पर, सतह के क्षेत्रफल पर, जिसका वायुमंडल के प्रति प्रत्याग होता है। तापमान, आर्द्रता और वायु की गति पर इस पर निर्भर करता है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण से ठंडक उत्पन्न होता है। तो वाष्पीकरण से क्या उत्पन्न होता है, तो ठंडक उत्पन्न होता है। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा ताप की वह मात्रा है जो 1 kg द्रव को वायुमंडलीय दाब और द्रव के क्वथनांक की गैसीय अवस्था में परिवर्तन करके प्रयोग करते हैं। संगलन की गुप्त ऊष्मा की वह मात्रा है जो 1 kg ठोस को वायुमंडलीय दाब पर ठोस से उसके संगलन बिंदु पर लाने के लिए प्रयोग किया जाता है। कुछ मापने योग्य राशियाँ, तो देखिए, तापमान को किस में मात्रक क्या है, केल्विन, लंबाई का मीटर, सहित का किलोग्राम, भार का न्यूटन, आयतन का घन मीटर और घनत्व का किलोग्राम प्रति घन मीटर और दाब का क्या होगा, पास्कल होगा, द्रव का क्या होगा, पास्कल होगा। अब देखिए, 9th क्लास का अध्याय नंबर 2, हमारे आसपास शुद्ध पदार्थ। शुद्ध, तो देखिए शुद्ध पदार्थ क्या होता है, देखिए यहाँ पर तो समझिए। तो देखिए क्या कर रहा है, घुले हुए सोडियम क्लोराइड के वाष्पीकरण आसवन विधि या जल को पृथक किया जा सकता है। तो घुले हुए सोडियम क्लोराइड के वाष्पीकरण या आसवन विधि द्वारा क्या अलग किया जाता है। यद्यपि सोडियम क्लोराइड अपने में एक शुद्ध पदार्थ है, सोडियम क्लोराइड क्या है, अपने आप में क्या है, शुद्ध पदार्थ है। इसे भौतिक विधि द्वारा इसके रासायनिक अवयव को पृथक नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार चीनी एक पदार्थ है, क्योंकि एक ही प्रकार के शुद्ध
अवयव रखता है। इसका यौगिक भी क्या होता है, समान होता है। पेय पदार्थ, मिट्टी में एक समान कण नहीं होते। मिट्टी में क्या होता है, एक समान कण नहीं होते। शुद्ध पदार्थ किसी स्रोत से प्राप्त हो, इसके लिए अभिलाषित गुण एक समान होंगे। इस प्रकार हम कह सकते हैं मिश्रण एक से अधिक शुद्ध पदार्थ होते हैं। मिश्रण में एक से अधिक क्या होता है, शुद्ध पदार्थ। मिश्रण के प्रकार, तो देखिए अवयवी प्रकृति के अनुसार विभिन्न प्रकार के मिश्रण को निर्माण होता है। इस तरह मिश्रण के कई प्रकार होते हैं। अब देखिए कह रहे हैं, दूध और चाय की कुछ बूंदे और छात्र कांच की छरछाई से नमूनों में जल मिलाने पर यह कण जल में दिखाई देता है। अब टॉर्च से प्रकाश की किरण बीकर पर डाले और इसमें देखेंगे प्रकाश की किरण मार्ग दिखाई देता है। अब मिश्रण को कुछ समय बाद शांत छोड़ देने से मिश्रण छानने के वाले उपकरण को तैयार कर ले। क्या अब देखिए विलयन क्या है विलयन क्या है, तो देखिए दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण। तो विलयन क्या है, दो या दो से अधिक पदार्थों क्या है, समांगी मिश्रण है। आप प्रतिदिन बहुत प्रकार के विलयनों की देखते होंगे, जैसे देखिए नींबू जल, सोडा जल आदि विलयन का ही उदाहरण है। प्रायः हम एक विलयन को ऐसे तरल पदार्थों के रूप में विचार करते हैं जिसमें ठोस, द्रव एवं गैस मिले होते हैं। लेकिन प्रकृति में ठोस विलयन मिश्र धातु और गैसीय विलयन वायु होते हैं। ठोस में विलयन मिश्र धातु होते हैं और गैसीय विलयन वायु भी होते हैं। देखिए एक विलयन के कणों को सामयिकता कहते हैं। उदाहरण के लिए नींबू का जल का स्वाद सदैव समान रहता है। यह दर्शाता है कि इस विलयन में चीनी और नमक के कणों का समान रूप से क्या हुआ, वितरित हुआ है। मिश्र धातु, देखिए वे धातु समांगी मिश्रण होते हैं जो भौतिक प्रक्रिया के द्वारा अवयव में पृथक नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ देखिए मिश्र धातु क्या है, तो वे धातु जो समांगी मिश्रण होते हैं जिन्हें भौतिक प्रक्रिया द्वारा अवयवों में पृथक अलग नहीं किया जा सकता है, लेकिन फिर भी मिश्रित धातुओं को मिश्रण बना माना जाता है क्योंकि घटकों के गुण दर्शाते हैं, पृथक संगठन रखते हैं। उदाहरण के लिए देखिए पीतल में, देखिए पीतल जिंक में लगभग जिंक 30% और कॉपर 70% का मिश्रण है। पीतल क्या है, जिंक का 30% और कॉपर का 70% का मिश्रण है। किसी विलयन में दो भागों विलायक और विलयन में बांटा जाता है। किसी विलयन को कितने भागों में, तो दो भागों में बांटा जाता है, विलायक और विलयन में। विलयन वह घटक है जो जिनकी मात्रा दूसरे से अधिक होता है। विलयन वह घटक है जिनकी मात्रा दूसरे से क्या होता है, विलय से क्या होता है, अधिक होता है। जो दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है उसे विलायक कहते हैं। विलयन का वह घटक प्रायः कम मात्रा होता है जो विलायक की घुला देता है उसे विलय कहते हैं।